दीपक, और अभी आप देख रहे थे कि इसके पहले जो चर्चा हुई उसमें सिरसा के विकास को लेकर के बातचीत की गई। कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कई ऐसे अहम विषय थे जिसको लेकर के अपनी बातों को रखा। लेकिन अगर आपको सही समाज का निर्माण करना है तो उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है शिक्षा और दूसरा है कि उससे जुड़े हुए जो तमाम चीजें हैं, जिसमें आप कानून व्यवस्था का जब जिक्र करते हैं तो वहां पर किस तरीके से जो भूमिकाएं हैं वो निभाई जा रही हैं और उसमें कितना बदलाव हुआ है, कितनी प्रगति हुई है, इस पर चर्चा करते हैं। हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अजमेर मलिक जी, चूंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत सारे विषयों को लेकर के सुना, अभी हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भूमिका सबसे महत्वपूर्ण उसमें शिक्षा की होती है। सर आप अपना माइक ले लीजिए पहले तो। भूमिका सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की होती है और अगर शिक्षित युवा होगा तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। आप इस विश्वविद्यालय की भूमिका को उसमें कैसे देखते हैं, भविष्य निर्माण में और साथ ही साथ अन्य गतिविधियों में? ये विश्वविद्यालय 2003 में बना था। सिरसा को खासतौर पर इस बात से माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये पिछड़ा हुआ है। थोड़ा सा पास। तो इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सेटअप किया इस पर्पस के साथ कि यहाँ के लोगों को खासतौर पर हायर एजुकेशन में सरकार कुछ डिलीवर करेगी। और सही है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थी, कॉलेजेस भी थे, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, खासतौर पर पीजी लेवल की एजुकेशन है या डाइवर्सिफाइड फील्ड में जो एजुकेशन है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के साथ प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ उस तरीके की जिस गुणवत्ता की शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए इस तरीके के विश्वविद्यालय या इस तरीके के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत रहती है। इस इंस्टीट्यूशन ने भी अपना जो भी काम था, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही, उन परिस्थितियों के अनुसार काम किया है। आज भी ये उसी तरीके से। यहाँ एक बात जरूर मैं कहूँगा कि जैसे कि यहाँ लैंड होल्डिंग का साइज काफ़ी बड़ा है, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन उसका जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल है काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन ख़ास तौर पर जो आम व्यक्ति है या ख़ास तौर पर जो लड़कियों की एजुकेशन का सवाल है या गरीब तबका है, तो उस तरीके के लोगों के लिए एक लोकल इंस्टीट्यूशन का, एक लोकल यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा ख्याल है सारे देश में, चाहे वो केरला का एग्जाम्पल है या कहीं और का एग्जाम्पल है, तो ये साफ स्पष्ट नज़र आता है कि जो एडवांसमेंट है, सभी तरीके की जो एडवांसमेंट है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है या इकोनॉमिक है, आर्थिक है, वो सब उससे जुड़ी हुई है। लेकिन सर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर उन सारे विषयों को देखते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की भूमिका उसमें आपको कैसे नजर आती है, अगर एजुकेशन के पर्पज से मैं समझना चाहूँ? पिछले 2 साल में खास तौर पर अगर हम देखें कि यहाँ सिर्फ 2700 स्टूडेंट्स थे और 24 जो विषय थे उनमें ही सिर्फ एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर 4300 स्टूडेंट्स, 4300 के आसपास स्टूडेंट्स एडमिट किए गए हैं। खास तौर पर गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय है जिसने 4 ईयर डिग्री कोर्स पिछले वर्ष ही शुरू कर दिए थे। अब यूजीसी का जो करिकुलम फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस भी आ गई हैं, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। कुछ उन विषयों, उन सब्जेक्ट्स में, जिन सब्जेक्ट्स में पहले यहाँ पर नहीं दी जाती थी, या ख़ास तौर पर जो फोकस था क्वालिटेटिव एजुकेशन का अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, उसको यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। क्योंकि आने वाला जो समय है एजुकेशन में, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन में, उसमें जो बच्चे आपके इंस्टीट्यूशन से पढ़ के प्रोग्रेस करते हैं हायर एजुकेशन में, उनकी जो लिंकेजेस है, उनका जो मतलब एटीट्यूड और अप्रोच होगी लर्निंग की या एजुकेशन के प्रति, वो एक किस्म से उस तरीके का ट्रेंड आने लग रहा है। तो उस ट्रेंड के साथ नो डाउट उसके साथ साथ जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में हमने कई MOU किए हैं, हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं, 12 PhD स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम जुड़े हैं। यानी हम सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड हम उस सेंस में
करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो बाहर नहीं जा सकते उनको हम यहाँ पर क्वालिटेटिव एजुकेशन दें, लेकिन उसके साथ साथ बाहर के लोगों या बाहर की इंस्टीट्यूशन के साथ हम कोलैबोरेट करके इन जो लोकल स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको हम नेशनल और इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ भी उनको एक्सपोज करें, ऐसा प्रयास बिल्कुल निसंदेह बहुत सराहनीय प्रयास है आपका, बहुत ही सराहनीय। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ आप लोग इस सराहना की प्रयास जरूर करिए। जिस तरीके से शिक्षा बहुत जरूरी है उसी तरीके से एक शहर की कानून व्यवस्था को भी मजबूत करना उतना ही जरूरी है। सर आपसे सवाल करूंगी, साधुराम जी आप भी माइक ले लीजिए। कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो क्या देखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस शहर का वो यहाँ पर जो नशा है, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी डिस्कस किया गया था। इस नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का क्या अभियान है, क्योंकि कई नशा तस्कर पकड़े तो जा रही हैं लेकिन बावजूद उसके क्या नशा कम हो रहा है? नहीं, पकड़े भी जा रहे हैं और हमने 12 लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो डेमोलाइज करवाई है और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी एक तस्कर की हमने अटैच करवाई है। ये नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। समय समय पर हमारे थाने से डीएसपी लेवल पर एसपी साहब भी लोगों के बीच में जाते रहते हैं, हम और लोगों को समझाते हैं। इसके अलावा हमारी एक टीम अलग से है जो सिर्फ नशा करने वालों को मेडिकल तक पहुँचाने का काम कर रही है। एक बस है उनके पास, 6 कर्मचारी हैं, वो डेली जिस गांव में जैसे बड़े बड़े गांव में ज़्यादा इस टाइप के उनको ले जाते हैं, हॉस्पिटल में उनकी ओपीडी भी करवाते हैं और उनका इलाज भी करवा रहे हैं प्रॉपर। ये हमारे पास लिस्ट है। लेकिन बॉर्डर एरिया होने की वजह से कितनी मुश्किलें आपको होती हैं इस नशे को रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी युवा नशे की जद में है, ये कहना गलत नहीं है? नहीं, बॉर्डर एरिया कहना, ये बॉर्डर एरिया से तो अंदर से भी तो हो रही है, अपने यहाँ से भी जा रही है। ये नहीं कह सकते भी बॉर्डर की है। अब पुलिस बॉर्डर पे भी कार्रवाई कर रही है और गांव लेवल पे भी जहां हमें शिकायत मिलती है वहां भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी बार बार उठता है, और जो कार्रवाई आप लोग करते हैं, क्योंकि निसंदेह हम लोग भी देखते हैं कि आप लोग को लोगों को पकड़ भी रहे हैं, डिटेन भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहां से तस्करी हो रही है उसको आप रोकने की कोशिश करें, लेकिन कारण क्या है कि ये उस तरीके से हमको नहीं दिख रहा कि रुक रहा हो या बहुत ज्यादा उसका कोई इम्पैक्ट हमको ग्राउंड पे नजर आ रहा हो, क्योंकि लोगों की इजी एक्सेस तो है, लोगों को नशा भी मिल जाता है, नशा भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं तो काफी संख्या में लोग पकड़े जाते हैं, तो फिर वो कमी क्यों नहीं आ रही? नहीं, कमी क्या है, ये थोड़ी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है, इसको छुपाने में बड़ी आसानी से कहीं भी छुप सकता है। ये ग्राम 2 ग्राम का आइटम बड़ा हो तो कुछ समझ में भी आए, तो इसके लिए भी पुलिस बार बार घरों में तलाशी ले रही है। जो पहले पुराने तस्कर थे उनके घरों में जाकर तलाशी ले रही है और पकड़ रही है। पिछले साल हमने 624 मुकदमे दर्ज करके हमने लोगों को जेल में बंद करवाया। अब कोई कानूनी प्रक्रिया है, जमानत लेके फिर आ जाते हैं। ठीक है मलिक जी, आपसे इसी पर जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि ये नशा जो यहाँ पर युवा को जद में ले रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कि शिक्षित अगर युवा रहेगा तो कहीं ना कहीं नशा और इन सब चीजों पर, क्राइम पर वो खुद भी कंट्रोल करना चाहेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमने यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस तरीके की अवेयरनेस को अपने एनजीओ के माध्यम से किया है। स्कूल के लोगों ने भी इस तरीके के प्रोग्राम किए हैं और उसकी जो पार्टिसिपेशन है थाउजेंड्स में रही है। कुछ हम कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ कराते रहे हैं, जिसके माध्यम से चाहे वो सिंगर बुलाए हैं, चाहे हमने किसी और तरीके के कल्चरल प्रोग्राम कराए हैं, तो उसको अवेयरनेस को जनरेट करने की कोशिश की है। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है इस सारे प्रयास का। दूसरा जो प्रयास है, जैसे कि मैंने आप लोगों से साझा किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोलमेंट है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स की जो बाहर नहीं जा सकते, तो ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हमने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो 24 डिपार्टमेंट थे, अब हमारे 30 डिपार्टमेंट हैं। दूसरा जो इंटेक है स्टूडेंट्स की, उसको बढ़ाया, खास तौर पर अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर उस तरीके के सिस्टम को करने की कोशिश की है। इस बार हमने जो एडमिशन है मेरिट पे किए हैं, बाहर से स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा सकते, बाहर के स्टूडेंट्स ही यहाँ आ सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट एड फंड है, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक डिसीजन लिया, स्टूडेंट एड फंड में सभी स्टूडेंट्स
और कुछ पैसे 10-20 रुपए के आसपास वो देते हैं, और उसके माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स की फीस भर सकते हैं, उनको फाइनेंशियली असिस्ट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स अपनी फीस नहीं भरते। मेरे कार्यकाल में 2 साल में मेरा ख्याल है कि 3 स्टूडेंट्स मेरे सामने आए, तीनों इंसिडेंटली लड़कियां थी कि जो आके उनका एडमिशन तो हुआ लेकिन उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे कम से कम 10 स्टूडेंट्स को हमने असिस्ट किया है, चाहे वो प्राइवेट सिटीजन थे और चाहे वो स्टूडेंट एड के फंड या डिस्क्रिशनरी कोटा होता है। एक और सवाल है कि जननायक फाउंडेशन ने यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया है, और इस बार वो जो हमारा फाउंडेशन डे 2 अप्रैल को होगा उसमें उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि कुछ पैसे 5-10 या जैसा उनकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी वो स्टूडेंट्स को फीस के मामले में फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। और उसके लिए जो भी आवेदन आएंगे, जो भी गरीब लोग हैं उसको, सवाल ये है कि अगर बच्चा अपनी क्लास में होगा, अगर बच्चा अपने स्पोर्ट्स के ग्राउंड में होगा, अगर बच्चा कहीं ना कहीं एंगेज होगा, तो उसमें इस तरीके की जो ड्रग्स के प्रति जाने का कहीं ना कहीं उसको एक प्रिवेंशन मिलती है। यहाँ एक तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और जो भी सरकार है उसके सहयोग से इस यूनिवर्सिटी में हमारी जो दीवारें थी 4 दीवारें इस कैंपस की, वो कैंपस की 4 दीवार नहीं थी, और लगभग 50 एकड़ ज़मीन जिस पर ना कोई लाइट थी ना कोई सिक्योरिटी थी, वो बिल्कुल ओपन थी। हमारे हॉस्टल और कैंपस बिल्कुल उससे एक्सपोज थे। कोर्ट की मदद से कोर्ट ने जिस तरीके के डिसीजन दिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया, हमने वो दीवार भी निकाल ली है। अब हम वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड ज़्यादा बढ़िया डेवलप कर पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को वहाँ एंगेज रखेंगे। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम वो हमने शुरू किए हैं, ये भी उसके नो डाउट ये सीधा सा प्रयास नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स के प्रति जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास है उसको सप्लीमेंट करें। बिल्कुल, और इस तरीके के प्रयास मुझे लगता है छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ही ये जो हमारे युवा हैं उनको नशे से दूर ले जा सकते हैं। बहुत सारे यूथ हमारे बीच है, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप लोग के कोई सवाल है तो आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं, और जो गणमान्य लोग हैं अगर वो भी कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं, संबंधित जो भी हैं। सर जसबीर जी, एक चीज और मैं आपसे, साधुराम जी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जब हम लोग देखते हैं कि आप लोग कार्रवाई करते हैं तो एक चीज ये भी कही जाती है कि आप लोग जो कार्रवाई करते हैं वो छोटे लोगों पर होती है, जो बड़े लोग हैं या जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन पर सही मायने में कार्रवाई होनी चाहिए वो छूट जाते हैं, और इसलिए आप जिनके ऊपर कार्रवाई करते हैं वो नाकाफी नजर आती है, और इसलिए ये इनकी जद से दूर जा नहीं पा रहे हैं। ये बड़े लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही पुलिस? बड़े लोग भी हो रहे हैं, हैवी क्वांटिटी वाले भी हमारे इस साल पिछले साल 32 मुकदमे हैवी क्वांटिटी के भी दर्ज हुए हैं। ये नहीं कह सकते भी थोड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा वाले पकड़े जा रहे हैं, छोटी मात्रा वाले पकड़े जा रहे हैं। हम जिसकी भी शिकायत मिलती है हमारे पास, जो हमारी मुखबरी होती है, उसी आधार पे हम कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई का प्रोसीजर क्या है, कैसे आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को? और दूसरा ये है कि लोगों को अवेयर करने के लिए भी क्या पुलिस की तरफ से कोई पहल की जा रही है कि कैसे लोगों को दूर रखें, कि कम से कम नशा अगर लोग ना करें या ना खरीदें तो आप लोगों के लिए और सहूलियत हो सकती है? अवेयरनेस के स्तर पर पुलिस किस तरह से काम कर रही है? हर सप्ताह में, महीने में थाने लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। गांव के लोगों के बीच में हम जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, और हम लोगों से आह्वान भी यही करते हैं ताकि दूसरा समाज मोहल्ला संभालने के बजाय पहले हर आदमी अगर अपने घर को संभाल ले तो ये नशा, अगर हर आदमी अपने घर से बंद कर दे नशा, तो ये नशा रुक सकता है। वरना समाज में कितनी मीटिंग करो, कुछ करो, आदमी घर को संभालता नहीं है, बाहर जाके भाषण देता है, उससे बात नहीं बढ़ेगी। व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ लेते हैं जी। हाँ, डिप्टी साधुराम जी ने वैसे कोशिशें कर रही है पुलिस, मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि जो हमारे एसपी साहब हैं अर्पित जैन जी, वो हर संभव प्रयास करते हैं। उन्होंने छापेमारी भी की और एक अभियान भी चलाया, लेकिन जो विडंबना है, जैसे आपने पूछा था पहले, मंत्री जी बोल के गए हैं, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं वो एसपी साहब अगर बात नहीं मानते, अगर कोई नशा बेचने वाला पकड़ा जाता है तो वो सीधे डीजीपी को फोन करके सत्ता से जुड़े लोग उनको छुड़वाने का काम करते हैं। रानी हल्के में कई उदाहरण है, साधुराम जी को मेरे ख्याल में पता होगा, मैं नाम लेना उचित नहीं है मंच के माध्यम से, लेकिन आपको बड़ी भांति पता है कि किसने कैसे छुड़वाया। और वाकई अर्पित जैन जी ईमानदार हैं और बढ़िया हैं, और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी कभी कभी क्या छूट जाते हैं लोग। अभी ऐसी बात कोई सामने हमारे तो आई नहीं है, पॉलिटिकल बिल्कुल पकड़ दिया और हमने छोड़ दिया, ऐसा तो कोई मामला नहीं है।
अब पब्लिक के सामने मैं नहीं, 5 मिनट मेरे को लग दे, मैं आपको नाम भी बता दूंगा और किसने छुड़ाया और कौन छुटे। पुलिस की कार्रवाई की आपने सराहना की और पुलिस अपना काम कर रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अजमेर मलिक जी, इससे एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं। युवा अच्छे तरीके से एजुकेट हो जाएं और उसके बाद वो उनका जो सेटलमेंट है या उनको अच्छा रोजगार या फिर वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो स्किल्ड हो जाएं। हम लोग देख रहे हैं सरकार बड़ा फोकस कर रही है। ये जो एजुकेशन अभी समय या जो पैटर्न है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव की जरूरत है, या आप अपने स्तर से क्या सुझाव दे सकते हैं इसको लेकर के? सवाल है कि चेंजेस की बात है, वो NEP 2020 में उस तरीके की बातों को लिखा भी गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी ने NEP 2020 के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। उसमें मॉडिफिकेशन या जो भी एडिशन चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्था की है। हमने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ जो यूनिवर्सिटी यूकॉप के नाम से हम उसको कहते हैं, वहाँ हमने स्किलिंग का, स्टूडेंट्स की स्किलिंग है, नॉन टीचिंग की स्किलिंग है या टीचर्स की भी स्किलिंग के बारे में हमने उसमें किया। हमने कुछ नेशनल लेवल की जो काउंसिल्स हैं उनके साथ MOU साइन किया गया है और हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं हम वो ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। अब हमें जो इंतजार था वो था UGC की गाइडलाइंस का, उस बारे में अभी पिछले 1 महीने में वो आई हैं और उस महीने उसके अनुसार हम जैसे कि एक कल ही वर्कशॉप की थी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है वो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं देश की, जैसे कि स्टॉक्स मार्केट है, इंश्योरेंस का सेक्टर है, तो उस या बैंकिंग का सेक्टर है, तो उसमें हमने जो कंसर्न एजेंसीज हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती हैं या जिस तरीके से कहें कि जो नोड प्रोवाइड की जाती है, एक इस तरीके की व्यवस्था है कि 10 मिनट बाद की जो स्टॉक्स की मार्केटिंग वगैरह का जो काम करते हैं उनको वो दे देते हैं। तो उस तरीके के हम जो एक्टिविटीज़ हैं हमारा पाइपलाइन में है, ये नहीं कह सकते अभी हमें शुरू करनी है। हम कुछ इस लेवल पर हैं जहां हम उन एक्टिविटीज़ में MOU साइन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जैसे NSC का जो भी CA से रिलेटेड क्यूरिकुलम है उसको हमने अडॉप्ट किया है, कल ही इस तरीके की बात की है। तो नेक्स्ट सेशन से, इस सेमेस्टर से तो नहीं हो सकेगा क्योंकि ये हमारा 2nd या 4th सेमेस्टर है, लेकिन हमारा जो 5th सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर से नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से हम खास तौर पर 2 एरियाज में, एक जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का है और साइंस के केस में, इसके अलावा जो बेसिक स्किल्स हैं जिनको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं या जिसको लाइफ सस्टेन करने के लिए उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरत है, तो उस तरीके की स्किल्स इस यूकॉप के सेंटर के माध्यम से नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकली उसमें कर लेंगे। हमने अपनी लैब एस्टेब्लिश कर ली हैं, जो भी सारी की सारी जो प्रीरिक्विजिट्स जिसको हम बोलते हैं, जितनी भी फैसिलिटी होनी चाहिए या जिस तरीके की प्रोक्योरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, फिजिकल की या टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो कंप्लीट है आज के दिन, और नेक्स्ट सेशन की हम इंतजार कर रहे हैं उसको शुरू कर दें। बल्कि सॉफ्ट स्किल का को लेकर कुछ यूथ हमारे साथ इनके सवाल भी है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। बतौर सिरसा में 6 से 7 साल मुझे शिक्षा ग्रहण करते हुए हो गए हैं, लेकिन इस दौरान आज अब के कार्यकाल में जब मैं विश्वविद्यालय को देखता हूँ तो बहुत से सराहनीय काम हुए हैं, चाहे वो नेशनल पॉलिसी का बात हो, मुझे लगता है हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बनी है, और भी बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है VC साहब ने बताई। मैं केवल सवाल पूछ के नहीं बल्कि इनको बड़ी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इनके कार्यकाल में बड़ा अच्छा काम हुआ है और हम बतौर युवाओं की तरफ से ऐसी ही उपेक्षा इनसे रखते हैं। धन्यवाद। चलिए, आपके प्रयास और उसकी सराहना भी हो रही है और मेरे पास समय की कमी नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा सत्र को और आगे बढ़ाते। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, क्योंकि आपने शिक्षा को लेकर के और आपने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद अगले सत्र में रानिया हल्के में पिछले 8 सालों में कितने हालात बदले और किस तरीके से वहां पर अभी भी चुनौतियां बरकरार हैं, चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।